हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए और एक ऐसी वीडियो जिसको देखकर आप यकीनन जो है खुश होंगे और इंडिया की जो है आयरन मैन के नाम से जाना माना जाता है। तकरीबन वीडियो इंडिया की बड़ी अच्छी होती और है। जो है वल्लभ भाई पटेल की एक वीडियो जो कि आप अगर नहीं देखेंगे तो समझो कुछ भी नहीं देखा। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल बायोग्राफी है लार्जेस्ट। दोस्तों, अगर हम आज़ादी से पहले के समय की बात करें तो उस दौर में ना तो कोई राष्ट्रपति और ना ही कोई प्रधानमंत्री था, बल्कि उस वक्त वजूद था तो राजाओं और महाराजाओं का, जो कि अपने राज्य में अपने खुद के कानून बनाते और उसी पर शासन करके अपना राज्य चलाते। और यही वजह थी कि आज़ादी के बाद पूरे 565 राजा अपनी सियासत को एक अलग देश घोषित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत को उसके 565 टुकड़े होने से बचाने के लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो प्रतिभाशाली नेता और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम वल्लभ भाई पटेल की पूरी लाइफ स्टोरी और उनके याद में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना आपका ज्यादा समय लिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 31 अक्टूबर 1875 से, जब गुजरात के नाडियाड में वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम झाराव भाई पटेल और माँ का नाम लाडबाई था। और बताया जाता है कि वल्लभ भाई पटेल शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बेहद ही अच्छे थे। उन्होंने अपने गांव से ही शुरुआती पढ़ाई की और फिर बोरसद नाम की जगह पर स्थित एक स्कूल से उन्होंने 22 साल की उम्र में मैट्रिक की एग्जामिनेशन पास कर ली। हालांकि शुरुआती दौर में वल्लभ भाई पटेल के परिवार वाले उन्हें एक गैर जिम्मेदार लड़का मानते थे, लेकिन इन तानों से परेशान होकर वल्लभ भाई पटेल ने खुद से एक वादा कर डाला कि आगे चलकर वह एक बड़े आदमी बनेंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने कुछ छोटी मोटी नौकरियां की और थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाने के बाद से इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करने का डिसीजन लिया। और इस तरह से पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद वह एक काबिल बैरिस्टर बनकर सबके सामने आए। हालांकि इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान वल्लभ भाई के सामने एक समय पैसों की इतनी तंगी आ गई थी कि उनके पास किताब खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों से किताब उधार लेकर उन्होंने पढ़ाई की और इन्हीं संघर्ष और मेहनत का ही नतीजा था कि उन्होंने महज 2 साल में ही परीक्षा पास कर ली। और फिर लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद से वल्लभ भाई पटेल जब भारत वापस आए तब उनके माता पिता ने उनकी शादी झावेरबा नाम की लड़की से करवा दी। और फिर वल्लभ भाई अपने वाइफ के साथ गोधरा नाम की जगह पर जाकर बस गए और उन्होंने वहां पर कोर्ट में वकालत करना शुरू कर दिया। और फिर आगे चलकर उनके 2 बच्चे भी हुए, जिनमें लड़के का नाम दहा भाई और लड़की का नाम मणिबेन रखा गया। और वकालत करके एक अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुंच जाने के बाद से उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दिया। हालांकि वल्लभ भाई पटेल समाज में फैली हुई कुरीतियों से बहुत ही दुखी थे और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वह राजनीति में जाना चाहते थे। और फिर इसी कड़ी में वह 1917 के समय अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर के पद के लिए चुनाव लड़े और जीते भी। हालांकि समाज सुधार के विषयों पर उनके विचार और ब्रिटिश अफसरों के विचार मेल नहीं खाया करते थे और यही वजह थी कि वल्लभ भाई पटेल की रुचि राजनीति में कम होने लगी। लेकिन 1917 में ही महात्मा गांधी के साथ एक मीटिंग के दौरान वल्लभ भाई पटेल उनसे बहुत ही प्रभावित हुए और फिर वह भी भारत की आज़ादी के संघर्ष में शामिल हो गए। और फिर आगे चलकर वल्लभ भाई को इंडियन नेशनल कांग्रेस में गुजरात सभा का सेक्रेटरी बनाया गया। और फिर यहाँ से पूरी ताकत के साथ वल्लभ भाई भारत की आज़ादी की जंग में कूद पड़े। उस समय अंग्रेजों के द्वारा हो रहे जुल्मों से भारतीय बहुत ही परेशान थे और ऐसा ही एक मंजर गुजरात में भी देखने को मिला, जहाँ पर सूखा पड़ जाने की वजह से लोगों को भूखे मरना पड़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने कर वसूलने में कोई भी कमी नहीं की और अब किसानों का यह दुख वल्लभ भाई पटेल जी से देखा नहीं गया और वो किसानों के समर्थन में उनके साथ खड़े हो गए। और कहा जाता है कि एक समय सूट बूट में रहने वाले वल्लभ भाई पटेल अब विदेशी कपड़ों को त्याग कर देशी पोशाक अपना लिए थे। और फिर उन्हीं की तरह ही हजारों देशभक्तों की कोशिशों ने रंग लाया और 1947 में भारत आज़ाद हो गया। और फिर आज़ादी के बाद से भारत के बहुत सारे लोग चाहते थे कि वल्लभ भाई पटेल ही पहले प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने इस पद से खुद को दूर रखना ही ज़्यादा सही समझा और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। हालांकि वह पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बन गए
और इस पद पर रहते हुए उनकी पहली प्राथमिकता थी कि वह 565 सियासतों को एक साथ लेकर आएं और वो भी बिना किसी विवाद के। हालांकि यह आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मजबूत इरादों के बलबूते वल्लभ भाई ने सभी राजाओं को समझाया और एक साथ लेकर आए और इस तरह से उन्होंने भारत के टुकड़े होने से बचा लिया। और अपने मजबूत हौसलों की वजह से वल्लभ भाई को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाने लगा। साथ ही हर काम में सबसे आगे रहने की वजह से उन्हें सरदार का नाम तो पहले ही दिया जा चुका था। हालांकि आखिरकार लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते वल्लभ भाई जिंदगी की जंग हार गए और 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे के बिरला हाउस में दूसरी बार दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। हालांकि उनकी याद में भारत सरकार ने 2014 में ऐलान किया कि उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और यह अमेरिका के फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी करीब करीब 2 गुना है। इसके अलावा दुनिया के 5 सबसे बड़े प्रतिमाओं की लिस्ट भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहरहाल अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान पूरा भारत कभी भी नहीं भूल सकता है और उम्मीद करते हैं कि आपको वल्लभ भाई पटेल की यह इंटरेस्टिंग जानकारियाँ भी जरूर पसंद आई होंगी। आपका बहुत जी सिमल, आपने देखा वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू भी पूरी दुनिया में जो है फेमस है और काफी हाइट पे वर्ल्ड का जो टॉप 1 पर है, यानी कि सबसे बड़ी हाइट है 182 फुट लंबा। और इनके जो है इन्हें जो है ना आयरन मैन के नाम से भी जो है ना मुखातिब किया जाता है। अच्छा, कि इन्होंने जो काम किया इंडिया के लिए वो दुनिया जो है नहीं भूल सकती, क्योंकि इससे पहले जब इंडिया आज़ाद नहीं था तो आज़ादी से पहले जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था और उस राज में भी जो है काफ़ी सारे किंग्स थे, यानी कि हर जगह का एक अलग बादशाही निज़ाम था। उसमें 565 जो है बादशाह थे और वो हर बंदा चाहता था कि मेरा अलग हुक्मरानी चले और मेरी अलग हुक्मरानी चले। तो उसमें जो है इन्होंने इतना अहम किरदार अदा किया कि उन तमाम तरह 565 राजाओं को एक साथ ला के इंडिया को आज़ाद करवाया। और आज़ादी के साथ साथ काफ़ी सारे लोग जो है माइग्रेट करना चाह रहे थे और बहुत सारे ऐसे भी राजा थे जो पाकिस्तान के साथ आना चाह रहे थे। तो इन्होंने उनको जो है असिस्ट किया और वहाँ पर जो उनको रोका और उसमें जो है ना इनका बड़ा अहम किरदार समझा जाता है, माना जाता है कि इन्होंने जो काम किया वो कोई और नहीं कर सकता था, क्योंकि बैरिस्टर भी थे और इन्हें जो है बात करने का सलीका, बात करने का ढंग आता था, एजुकेशन थी। और फिर ये काफ़ी सारे ओहदों पे रहे तो इनकी एक नाम था, वकार था। गांधी जी के साथ इन्होंने जो है आज़ादी में जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो ये एक वजह थी कि इन्होंने जो है 565 राजाओं को एक साथ मिलाकर और इंडिया की आज़ादी में जो अहम किरदार अदा किया। तो आज आप देख रहे हैं कि इंडिया कितना बड़ा है और अगर ये अलग अलग टुकड़े हो जाते या अलग अलग 565 में बंटवारा हो जाता तो इतनी ज़्यादा मजबूती नहीं होती और इतनी ज़्यादा जो है यूनिटी नहीं होती। तो यूनिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो इनके यूनिटी में जो है अहम किरदार अदा किया इन्होंने और सबको जो है एक साथ मिलाया और जोड़ा और बिल्कुल दस्ता बना दिया इंडिया का, कि आज जो है दुनिया में जो है नाम उनका इंडिया का कि भाई एक दुनिया की जो है दूसरी बड़ी जो है जो आबादी वाला मुल्क जो है वो इंडिया है। तो ये एक बहुत बड़ा किरदार था वल्लभ भाई पटेल का। ये वजह है कि इनका स्टैचू जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, 182 फुट लंबा। और इनका जो है 14 मेरे ख्याल में अक्टूबर आई थिंक इनकी जो 14 अक्टूबर को जो है ना इनका दिन भी मनाया जाता है, एक छुट्टी मनाई जाती है जिस पर जो है ये एजाज़ की बात है कि कहाँ से चले, एक गरीब घराने से ताल्लुक था। एक टाइम ऐसा था कि इनके पास किताबों के पैसे नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत और लगन था वो नहीं छोड़ी। तो कामयाबियों के जो रास्ते थे वो हमकिनार होते गए और जो है कामयाबी इनको जो है मिलती रही। और ये सबसे बड़ी कामयाबी थी इनकी कि इन्होंने आज़ादी में हिस्सा लिया और आज़ाद करवाया एक मुल्क और 565 राजाओं को एक साथ लेकर आए और कुछ ही अरसे के बाद जो है इनका जो है निधन हो गया और इतना ज़्यादा देर तक जो है ये नहीं जी पाए, वरना अगर ये होते तो काफ़ी और ज़्यादा जो है काफ़ी कुछ काम हुआ था इससे। अब जो लेकिन अभी भी काफ़ी कर चुके तरक्की, मुल्क बहुत तरक्की कर चुका है, काफ़ी कुछ हो गया। जी हाँ। अच्छा, आपने एक बुनियाद तो इन्होंने ही रखी, इन लोगों ने ही रखी, पुराने लोगों ने ही बुनियादें रखी हैं, तो आज सब कामयाब है। बिल्कुल। एक बात ये कि गुजरात जहाँ तक
नाम आता है गुजरात का, तो गुजरात जो है इंडिया की बैकबोन है। बैकबोन। यानी कि गुजरात से काफ़ी सारे लोग जो है गुजरात से निकले। मोदी जी का ताल्लुक भी गुजरात से, वल्लभ भाई पटेल का ताल्लुक भी गुजरात से, तो काफ़ी सारे ऐसे रहनुमा इनके जो है जो लीडर थे वो गुजरात से जिनका जन्म था, और उन्होंने जो है वहाँ गुजरात के होने के साथ साथ गुजरात की तरक्की में भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया। अभी भी आप देखेंगे कि गुजरात में जो है काफ़ी सारी ऐसी फेमस चीज़ें हैं जो गुजरात में हैं। और जीडीपी के हवाले से अगर आप देखें तो गुजरात जो है वो इंडिया की बैकबोन है, क्योंकि काफ़ी सारे जो है जीडीपी जो है वहाँ से अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इंडस्ट्री का हब है, और बहुत बड़े पैमाने पर जो वहाँ कारोबार किया जाता है, तो जिससे कि इंडिया को जो है ना काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इसमें मैं जितनी इनकी तारीफ करना चाहूँ वो कम होगी। जिन्होंने अंत तक अपनी मेहनत से, लगन से इंडिया को जो है बचाया, और इंडिया का जो है नाम जो है रोशन किया, और इंडिया का झंडा जो है ऊपर किया, उसमें वल्लभ भाई पटेल का बड़ा अहम किरदार। और गांधी जी भी इस बात को मानते थे। अच्छा, एक टाइम में ऐसा था कि इन्हें जो है ना वजीर आजम बना रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ अगर किसी को कहा जाए यार हम आपको वजीर आजम बना रहे हैं, तो वो तो अरबों रुपए भी दे देगा कि यार बड़ी मेहरबानी, मुझे आप वजीर आजम बना दें। लेकिन ये जो पहले के जो लोग थे उन लोगों के अंदर ये लालच नहीं था कि मैं वजीर आजम बन जाऊंगा, अपना सीधे साधे लोग थे वो। हाँ। बिल्कुल। और यानी कि ये बेईमानी, ये वो उनके अंदर वो चीजें नहीं थी, अपने मुल्क के लिए ईमानदार। बिल्कुल। तो ये चीज मैं कहती हूँ होना जरूरी है। अच्छा, पहले ये भी नहीं था कि भाई हम कुछ जायदादें बना लेंगे, गाड़ियां खरीद लेंगे, अपना बैंक बैलेंस बनाएंगे या फैक्ट्रियां खड़ी कर देंगे। आज तो बंदा आता है, वो आने से पहले ये सारी चीजें वो प्लान करके आया हुआ होता है कि मैंने इतने साल में अपनी इतनी प्रॉपर्टी बनानी है। बिल्कुल। चाहे आवाम को कहीं से भी खाओ, मुल्क को जैसे भी खाना है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी 2 महीने में जो है इनकी प्रॉपर्टी बैलेंस जो है बढ़ जाता है, और बंदा हैरान होता है कि यार ये तो पैदल चलता था, और आज जो है ये ऐसी गाड़ियों में घूम रहा है। तो मुल्क हमारा जैसे कि खसारे में, कोई एक लीडर ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि यार मैं आपको दे देता हूं, या मैं जो अपनी जायदाद जो वक्फ कर देता हूँ। लेकिन अच्छा, मैं कहूँ कि पाकिस्तान में काफी ऐसे बड़े लोग हैं, यानी कि इन्वेस्टर हैं जो कर सकते हैं मुल्क के लिए, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं ना, वो सही नहीं है, वो खा लेंगे। उसकी वजह है कि एतमाद जो खत्म हो गया। एतमाद नहीं है कि हम अगर पैसे देते हैं तो हमारे पैसे तो वो खा जाएगा। तो जहाँ हमने देना है, या IMF का कर्जा है या कोई भी चीज़ है, तो कोई ऐसा इदारा बनाना चाहिए जिसमें कि वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि एक आम आदमी को भी पता हो कि भाई इतने पैसे आज जमा हुए हैं और इतनी किस्त चली गई, इतने पैसे पड़े। और इतने बड़े इन्वेस्टर, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई, अगर वो चाहे ना तो ये कर्जा उतार सकते हैं आराम से। ऐसे लोग हैं, एक आदमी ऐसा है पाकिस्तान में कि वो कहा भी उन्होंने कि भाई मैं पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार दूंगा, लेकिन कुछ उसमें की डिमांड है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो वो डिमांड के बगैर कोई मुहब्बत वतन अगर हो ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि भाई मुझे कुछ लालच नहीं है, मुझे तो इतना दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन ये कि मैं अपने मुल्क को, कौम के लिए जो है वक्फ कर देता हूँ। अब IMF की भी बात ये लोग मान रहे हैं, तो IMF भी तो अपने अगेंस्ट कुछ मांग रहे हैं ना। महंगाई लाजमी है। देखो IMF टैक्स मांग रहा है वो ज़्यादा। IMF ने तो फोरकास्ट बना के दे दी कि आपके पास क्या चीज़ बिकती है। पेट्रोल बिकता है, पेट्रोल के रेट बढ़ा दो। आपके पास KC बिकती है, इलेक्ट्रिक बिकती है, इलेक्ट्रिक के रेट बढ़ा दो। तो वो तो अपनी किस्त निकाल के दे रहा है और हमें बता रहा है कि आप इतने पैसे लगाओगे, इतनी हमारी किस्त निकल जाएगी और आपका मुल्क भी चलता रहेगा। तो बहरहाल ये कि जो सच्चे लोग थे, अच्छे लोग थे, वो अब रहे नहीं, और अच्छे लोगों की होने से ही मुल्क जो तरक्की करता है, मुल्क आगे बढ़ता है। तो ये वल्लभ भाई पटेल एक मुखलिस थे और अपने मुल्क के लिए जो है उन्होंने बड़ी हद तक मेहनत करी। आज इंडिया जो नज़र आ रहा है आपको, उनकी मेहनत की काबिश और उनकी लगन से और गांधी जी की मेहनत से इंडिया जो है आज़ाद है। और 565 राजाओं को एक साथ करना बहुत बड़ी बात है। कोई एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, सालों की मेहनत थी। और अचानक से एक फैसला किया गया कि जिसमें कि हम लोग साथ जाएंगे और साथ रहने की। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सजेस्ट ज़रूर किया करिए वीडियो के बारे में, ताकि हमें पता चले कि क्या कौन सी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आना है। हम वही वीडियोज़ आपके लिए लेकर आया करेंगे। और मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।